तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 की मैथ और इसे हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है और कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। फिलहाल क्वेश्चन 1 बाद में, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये संबंध और फलन क्या है, पहला चैप्टर है संबंध फलन। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं ये क्या होते हैं और कैसे इस सवाल को करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध क्या होता है। संबंध वास्तविक जीवन में रिलेशनशिप कैसा होता है, मतलब जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तो सबको पता ही होगा। लेकिन यहाँ का संबंध किस तरह क्या है, चलिए सबसे पहले संबंध हम बताने के पहले हम एक चीज और बता देते हैं कि जैसे कोई एक समुच्चय होता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कोई समुच्चय होता है इसका, और बी वाला कोई समुच्चय है 1, 2, 3। वैसे ज्यादा बड़ा ना करके हम छोटा सा बनाते हैं। यहाँ पे A, B, C ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो समुच्चय है। इसका हम कार्तीय गुणन कैसे ज्ञात करते हैं, कक्षा 11 में अच्छे से सीखा ही होगा कि कार्तीय गुणन कैसे निकालना है। तो A क्रॉस B यही होता है कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के साथ जो मान लो A पहले है ना, तो A के अवयव पहले ही रहेंगे, और B जो बाद में है तो B के अवयव बाद में रहेंगे। तो A के साथ A पहले रहेगा, A, 1। ठीक है, देख लो कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है। कार्तीय गुणन, ठीक है, कैसे निकालना है, जो पहले होता है उसका अवयव पहले ही रखना है। तो A, 1 हो गया, फिर इसके बाद A, 2। एक के साथ एक भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा क्रम से। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन सभी के साथ A आना चाहिए। और A, 3। ठीक है, फिर B, 1, B, 2, B, 3। इसी तरह से C, 1, C, 2 और C, 3। ये होता है कार्तीय गुणन। ठीक है, अगर हम B क्रॉस A करेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे B पहले है ना, तो B के अवयव सारे पहले ही रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1, A और 1, B और 1, C। यानी एक जो अवयव है ना B का, उसे पहले रखना है क्योंकि B क्रॉस A है। तो 1 के साथ A आएगा, B आएगा, C आएगा, और इसी तरह 2 और 3 के साथ भी तीनों आएंगे। ठीक है, तो 2, A, 2, B, 2, C, 2, D, 2, C तक है। फिर इसके बाद 3, A, 3, B, 3, C। ठीक है, इस तरह हम कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। तो कार्तीय गुणन ज्ञात करना पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं संबंध की परिभाषा क्या होती है। A और B मान लेते हैं दो एक अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त का मतलब ये होता है यानी कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। A और B में कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये अवयव है, फिर इनका हम कार्तीय गुणन निकालें जिस तरह निकाला गया है। अब कुछ अवयव निकाल के R में रख दिए जाए। जैसे हमने रख दिया A, 1 रख दिया, और A, 3 रख दिया, और A, 2 रख दिया, A, 3 रख दिया। इस तरह से कोई भी अवयव लिख सकते हैं। और C, 1 रख दिया, या C, 1 नहीं, A, C रख दिया। इस तरह से एक कार्तीय गुणन जो निकाला गया उसके कुछ अवयव निकाल के R में रख दिए जाए, तो ये R हमारा संबंध कहलाता है। समझ में आ गया। यानी A और B अरिक्त समुच्चय हो, कुछ ना कुछ अवयव हो, उनका हम कार्तीय गुणन ज्ञात कर लें। कार्तीय गुणन निकालने के बाद कुछ अवयव निकाल के R में रख दिए जाए,
तो आर हमारा संबंध कहलाता है। ठीक है, और ये जो आर होता है ना, हमेशा उप समुच्चय होता है किसका? कार्तीय गुणन का। जो भी समुच्चय दिया होगा, जो कार्तीय गुणन बना होगा, ठीक है, उसी के कुछ अवयव निकाल के आर में रखे गए हैं। इस वजह से आर हमारा उप समुच्चय बन जाता है ए क्रॉस बी का। समझ में आ गया? अब रही बात उप समुच्चय क्या होता है, चलिए उप समुच्चय भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ए का कोई अवयव है 1, 2, 3, ठीक है, और बी के जो अवयव है 1, 2, 3, 4 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं, तो ए हमारा उप समुच्चय कहलाएगा। कौन? ए। जिसमें अवयव कम होते हैं वो हमारा उप समुच्चय होता है, और जिसमें सारे अवयव होते हैं उसका, यानी ए उप समुच्चय है बी का। इसको लिखेंगे ए उप समुच्चय है बी का। बात समझ में आएगी? ये हमारा उप समुच्चय की कंडीशन होती है। तो कहने का मतलब जो ये पूरा समुच्चय है, इसको हम सर्वात्रिक समुच्चय भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी अवयव शामिल हैं। ठीक है, और उससे कुछ अवयव निकाल के आर में रख दिए जाएं, तो आर हमारा संबंध कहलाता है। और आर हमारा जो कार्तीय गुणन बना हुआ है ना, उसका उपसमुच्चय ही तो है। जैसे ये है वैसे ही ये है ना। चलिए, ये उपसमुच्चय भी समझ में आ गया। इस संबंध को हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी अवयव मान लेते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे ए कामा 1 है बिलोंग टू आर। इसका मतलब है ए संबंधित है 1 से, ए का संबंध 1 से है, और ये आर का अवयव है। इस वजह से हम इसको इस तरह से लिखे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो AR1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में लिखा जाए 5, A, ठीक है, 5, A लिख दिया जाए, तो 5 यहाँ पे एक अवयव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो 5 संबंधित नहीं है ए से, तो ये हम इसको ऐसे कर देंगे, क्योंकि 5, A आर में नहीं है। ये चिन्ह होता क्या है नहीं मालूम, तो देखिए मान लेते हैं ये एक समुच्चय है, तो ए समुच्चय मतलब ए अवयव है ए का है, ए इसमें है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम बिलोंग बोलते हैं। क्या? बिलोंग। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बिलोंग टू ए, इस तरह भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, ए अवयव है ए का। समझ में आया ना? तो ये भी मेन पॉइंट है। इसको किस तरह पढ़ते हैं, ए बिलोंग टू ए या ए अवयव है ए का। ठीक है, तो यहां पे देखिए 5, A अवयव है क्या आर का? नहीं है, और जब नहीं होता है तो नॉट बिलोंग टू, मतलब जो ये चिन्ह बना होता है उसको काट देते हैं, तो नॉट बिलोंग टू बन जाता है। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं, 5 RA, तो इसका मतलब आर को काट देंगे, क्योंकि नॉट बिलोंग टू है ना, 5 का संबंध ए से नहीं है, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया? तो ये रहा बेसिक पार्ट। ठीक है, अब देखेंगे अगले चीज। तो इस तरह आपने क्या क्या सीखा? देखिए, सबसे पहले समुच्चय जो होते हैं उनको हम किस तरह से, अवयव है अवयव नहीं है, हम किस तरह से लिखते हैं। अगर किसी भी समुच्चय का कोई अवयव है तो उसको ए बिलोंग टू ए लिखेंगे, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू कर देंगे, यानी जैसे यहाँ पे डी नहीं है तो डी नॉट बिलोंग टू ए लिख देंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से लिख देते हैं। फिर हमने क्या सीखा, एक संबंध है। संबंध किसे कहते हैं, वो चीज देखो हमने बताया, ए और बी
कोई अरिक्त समुच्चय हो यानी कुछ न कुछ अवयव हो तो उनका हम कार्तीय गुणन निकाल लें। कार्तीय गुणन से कुछ अवयव निकाल के समुच्चय R में रख दिए जाएं तो R हमारा संबंध कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B का जो है R हमारा उप समुच्चय ही तो है, यानी A क्रॉस B से ही तो अवयव लिए गए हैं, तो इसका मतलब R के सभी अवयव A क्रॉस B में है। इसी वजह से हम R को A क्रॉस B का उप समुच्चय बोल सकते हैं भैया, बोलेंगे भी। ठीक है, और देखिए उप समुच्चय क्या होता है, तो हमने बताया A के अवयव जो है वो सभी B में है, तो इसलिए हम A को B का उप समुच्चय बोलेंगे, यानी A हमारा उप समुच्चय है किसका? B का। तो उप समुच्चय B समझ गए। अब इस संबंध में संबंधित जो भी अवयव होते हैं, अगर जैसे R हमारा कोई संबंध बना हुआ है A कामा 1 है ना, तो इसको बिलोंग टू R लिखेंगे। अगर जैसे 5 कामा A कामा 1 बिलोंग टू R लिखेंगे, इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे, तो A पहले लिखा है तो उसको पहले लिखो, 1 बाद में लिखा है तो उसको बाद में लिखो और बीच में R लिख दो। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? A संबंधित है A1 से, A का संबंध 1 से है या A संबंधित है 1 से। फिर जैसे 5 कामा A है तो 5 कामा A यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हम नॉट बिलोंग टू R लिखेंगे। ठीक है, या तो हम दूसरी तरीके से R नॉट बिलोंग टू A भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 संबंधित नहीं है A से। बात समझ आ गई? तो चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे सीखेंगे रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप किस तरह लिखना है। तो वैसे तो एक एक अवयव का जो बना होता है बिना संबंध की बात कर रहे हैं, जब उसको जो है समुच्चय निर्माण रूप समुच्चय रूप में लिखना होता है या रोस्टर रूप में लिखना होता है, तो वो किस तरह लिखते हैं कक्षा 11 में आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब यहाँ पे संबंध को हम किस तरह समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे और किस तरह रोस्टर रूप में लिखेंगे, वो चीज यहाँ पे देखेंगे। जब भी हमारा संबंध में कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। x कामा y सच दैट x बराबर या y बराबर 2x, ठीक है, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस तरह लिखा होता है हमारा, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, अब इसको हमें रोस्टर रूप में कैसे लिखना है पहले समझ लेते हैं। ये है क्या, ये कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको समझना है। तो इसका मतलब ये है कि x वाला जो अवयव होगा वो पहले लिखा जाएगा और y वाला अवयव जो होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, x का मान पहले रखना है, y का मान बाद में रखना है। जब भी किसी सवाल में इस तरह से अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो समझ लेना जो पहले लिखा है तो उसके अवयव पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसका अवयव बाद में लिखना है। और यहाँ पे इन दोनों में संबंध दिखाया गया है कि इस संबंध के द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संबंध दिखाया गया है किस तरह संबंधित है। और यहाँ पे जो लिखा है x बिलोंग टू n, तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से ही लिया गया है x का मान, यानी जो x का मान ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हम x का मान ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो इस तरह इसको मानते हैं। अब इसको हम R समुच्चय में लिखना चाहें, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? एक मिनट, यहां पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है ना, तो नेचुरल नंबर तो अनंत तक होंगे, तो क्या अनंत तक लिखते जाओगे? हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाद में। ठीक है, डॉट डेट लगा देंगे, कहीं ना कहीं तक नंबर तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे अगर लिमिट दे रखी हो कि कहां से कहां तक, तो यहाँ पे लिखा होगा x का मान जो होगा वो 20 से छोटा, 10 से छोटा, इस तरह से
कुछ न कुछ लिखा होगा, तो हमें पता चल जाता है कि x का जो मान लेना है 10 से कम लेना है। ठीक है, जब लिमिट नहीं दे रखी होती है तो फिर उसका जो काफी जो नंबर होते हैं वो अनंत तक बनते ही चले जाते हैं। बात समझ आ गई? तो अब इसको हम अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे, वो हाँ समुच्चय निर्माण रूप है ना, अब रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे अब देखेंगे। ठीक है, तो x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? 2। बात समझ आ गई ना? x का जो मान लेंगे वो पहले रखना है, y का मान बाद में रखना है। फिर इसी तरह से x का मान अगर 2 लेंगे तो x का मान 2 रख दो, तो y का मान क्या मिलेगा? 4। समझ में आ गया? फिर इसी तरह से x का मान अगर 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, तो y का मान क्या प्राप्त होगा? 6। x का मान अगर 4 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 8। तो इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे और अनंत तक मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रूप होता है कामा लगा के जो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ये होता है रोस्टर रूप। ये रोस्टर रूप होता है। बात समझ में आ गई ना? वो समुच्चय निर्माण रूप होता है। चलो ये पता चल गया ना? अब चलिए अब सवाल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो x का मान जो है 1, 2, 3 है और y का मान 1, 3, 5, 6, 9, 10 है। तो कह रहा है जो संबंध दे रखा है ना, x का वर्ग y के बराबर है, अर्थात x का वर्ग y के बराबर है ना, इस तरह हो तो इस संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म लिखिए। जो r वाला जो बताया नहीं था, r वाले समुच्चय में लिखना है, वही हमें संबंध यहाँ पे बनाना है। वैसे अगर इसके क्रमित युग्म बनाएंगे ना तो बहुत सारे बनेंगे। चलिए हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, x वाला जो अवयव है 1, 2, 3 है। जो y के अवयव है 1, 3, 5, 6, 9, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रमित युग्म बनाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे और जाहिर सी बात है ये y बराबर x² है। ठीक है, और यहाँ पे क्रमित युग्म बनाना है तो x गुणे y ही करेंगे, y गुणे x नहीं करेंगे। ठीक है, तो x गुणे y ही करेंगे। एग्जाम्पल में और भी दिया है। ठीक है, तो वो चीज हम नहीं लिख रहे हैं, उससे पता चलता है कि x गुणे y ही करना है। ठीक, तो अब देखिए हम इसका क्रमित युग्म बनाते हैं। तो x गुणे y बराबर कैसे कैसे अवयव लिखेंगे? 1 के साथ इन सभी को लिखेंगे। तो 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 1, 9, 1, 10। बात समझ आ गई ना? इसी तरह से हम 2 के साथ इन सभी को लिखेंगे। आगे भी जगह नहीं है, हम नीचे ही लिख रहे हैं। ठीक है, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 9 और 2, 10। ठीक है, इस तरह से फिर 3 का भी लिखेंगे। 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 6, 3, 9, 3, 10। ये हमारा पूरा क्रमित युग्म बन चुका है। ठीक है, अब हमें इस संबंध के अनुसार बनाना है क्रमित युग्म। क्या बनेगा? ठीक है, तो r बराबर चाहे तो लिख लो। क्या लिखेंगे? जो x में रखा हो उसका वर्ग y का मान होना चाहिए। तो x में 1 रखेंगे तो y 1 का वर्ग 1 होता है। अगर x में 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग है कोई 4? 4 है? नहीं है, उसको हम नहीं ले सकते हैं। फिर 3 का वर्ग करके देखो, 3 का वर्ग 9 है, 3 के साथ 9 है, हाँ ये है। ठीक है, और कोई नंबर 1 के अलावा 2 के साथ तो था नहीं। अब 4 तो रख नहीं सकते क्योंकि 4 तो यहाँ पे है नहीं। तो केवल संबंध में जो बनेंगे वो कौन से अवयव बनेंगे? ये वाला, ये वाला। केवल 2 ही अवयव हमारे इस दिए गए संबंध के अनुसार है और यही हमारा आंसर होगा। बात समझ आ गई?
चलो इसी तरह से कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला एग्जांपल है, लिखा है समुच्चय x कामा y। तो इसका मतलब है x वाला अवयव पहले रखा जाएगा, y वाला अवयव बाद में रखा जाएगा। यहाँ पे संबंध दिया गया है कि x का मान जो है y के बराबर होना चाहिए और x कामा y दोनों हमारे नेचुरल नंबर हैं, यानी दोनों हमारी प्राकृतिक संख्याएं ही होनी चाहिए। का अर्थ है कि x में ऐसा संबंध है कि x बराबर y। तो ऐसे समुच्चयों को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, फिर इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो r बराबर जो संबंध होगा सीधा हल है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो x कामा y तो लिखा जाएगा, x वाला अवयव पहले लिखना है, y वाला अवयव बाद में लिखना है। फिर ये जो अवयव लिए जा रहे हैं किसके अवयव लिए जा रहे हैं? बिलोंग टू n क्रॉस n। इसका मतलब क्या है? देखो दोनों अवयव हमारे n से ही लिए जा रहे हैं, तो जितना हम समुच्चय बनाएंगे तो n नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से ही हम कार्तीय गुणन निकालेंगे, उसी के अवयव तो यहाँ पे रखे जाएंगे, लेकिन सारे अवयव तो रखे नहीं जाएंगे। कौन से अवयव रखे जाएंगे? जिसमें x बराबर y हो, ऐसे अवयव ही रखे जाएंगे। यानी दोनों नंबर हमारे बराबर होने चाहिए, वही अवयव हम लिखेंगे यहाँ पे। ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप, लिख सकते हो। अब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? तो एक अगर लेंगे x का मान तो y का मान भी एक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x बराबर y है ना। फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ पे भी 3 लेंगे, 4 लेंगे तो यहाँ पे भी 4 लेंगे। इस तरह से बहुत सारे अवयव मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम उसके बाद डॉटेड लगा दिए। तो यही हमारा इस एग्जाम्पल का हल है। बात समझ आ गई? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये हमारा एक तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है समुच्चय x कामा y सच दैट y बराबर एक्स स्क्वायर, और जो x है ना वो एक धन पूर्णांक है, को किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखिए कि अगर ये सारे वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो ये मान के चलिए किसी भी टॉपिक पे जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये हमारा सवाल जो है किसमें लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, इसको हमें रोस्टर रूप में बनाना है। ये कहा जा रहा है ना किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो रोस्टर रूप में लिखना है इसको। तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए x वाला अवयव पहले ही लिखना है, y वाला अवयव बाद में लिखना है, और ये जो है रिलेशन दे रखा है। और x हमारे कौन से मान लिए जा सकते हैं? धन पूर्णांक वाले, और तो कोई लिया नहीं जा सकता। तो धन पूर्णांक कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही तो होते हैं धन पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक में तो प्लस माइनस जीरो सहित सब कुछ आता है, लेकिन धन पूर्णांक की बात करें तो वो 1 से अनंत तक जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो 1 का मान 1 बन जाएगा। अगर x का मान 2 रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे? 2, तो y का मान क्या मिलेगा? 4, यहाँ पे 4 रखा जाएगा। अगर x का मान 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 त्रिका 9। इसी तरह 4 रखोगे तो क्या मिलेगा? 16 डॉट डॉट। तो इस तरह इसको लिखा जा सकता है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है। लिखा हुआ है यदि x का जो अवयव है 2, 3, 4 हो, y का जो अवयव है 3, 4, 5, 6 हो, r से परिभाषित x से y विभाज्य है, तो r का हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है? r को जो लिखना है ना वो हमें रोस्टर रूप में लिखना है, कामा लगा के लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे कंडीशन संबंध दे दिया है। संबंध क्या दे दिया है? कि x से y विभाज्य है। इसका मतलब क्या है मालूम है? x से y विभाज्य, यानी y में अगर x का भाग कर रहे हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है, यानी पूरा भाग चला जाना चाहिए। ऐसा हमें संबंध r में लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अच्छा, 2 से किस में भाग दे दें तो चला जाएगा? 2 से भाग किस में चला जाएगा? 4 में और 6 में। तो 2, 4 भी लिखेंगे और 2, 6 भी लिखेंगे। बात समझ में आई ना? फिर इसके बाद
2 का भाग तो और किसी में जाएगा नहीं। 3 का देखते हैं, 3 का भाग 3 में चला जाएगा और 3 का भाग 6 में चला जाएगा। 3 का भाग 3 में चला जाएगा और 3 का भाग 6 में चला जाएगा। ये तो अवयव लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद 4 का भाग किस में जाएगा? केवल 4 का भाग 4 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। तो ये हमारा केवल हार का हल समुच्चय बनेगा, क्योंकि इसका हम कार्तीय गुणन निकालेंगे तो 3 ये हैं, 4 ये हैं, 4 नहीं 12 अवयव बनेंगे। कार्तीय गुणन जब निकालते हैं ना, इसके अवयव की संख्या और इसके अवयव की संख्या गुणा करने पे पता चल जाता है टोटल कितने अवयव बनेंगे। ठीक है, तो इतने सारे अवयव बनेंगे 12, उनमें से ये केवल हमारे संबंधित होंगे y/x से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो हम कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और डिटेल से एक बार समझ गए ना तो ये मान के चलिए कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। मान लो a बराबर है 2, 3, 5, 6 और r का अर्थ है विभाजित करता है। देखो r हमेशा जो बात करता है ना, वो जो x, y होता है ना तो हमेशा x के लिए बोलता है। a, b होना तो हमेशा a के लिए बोलता है। यानी जो अवयव पहले लिखा जाता है r हमेशा उसी की बात करता है। ठीक है, तो r जो है a क्रॉस a को प्रदर्शित करता है। तो हमें अच्छा एक राशि में प्रदर्शित करना है तो किस तरह करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो R में जो मतलब ये एक राशि निकालेंगे तो कितने अवयव बनेंगे? 4 4 चौको 16 अवयव बनेंगे। अब 16 अवयव तो पूरे लिख देंगे, वो तो लिख ही लोगे। 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, फिर 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा। इस तरह से सबके साथ लिखोगे तो पूरे 16 अवयव बनेंगे। अब 16 अवयव हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे R का जो अर्थ बोला जा रहा है विभाजित करता है, यानी R हमेशा पहले अवयव की बात करता है, तो पहला अवयव द्वारा विभाजित होना चाहिए, जो बाद में आएगा वो। जैसे x, y लिखा जाएगा तो x का मतलब है विभाजित करता है। कौन? x विभाजित करता है, जो साथ में होगा उसी को तो करेगा। तो R हमेशा पहले वाले की ही बात करता है, यानी पहले नंबर द्वारा दूसरा नंबर विभाजित होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे R विभाजित करता है लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सीधा R का जो रोस्टर रूप है वो लिखते हैं, बस वही हमें प्रदर्शित करना है। तो देखिए 2 से 2 विभाजित हो जाएगा कि नहीं? तो 2, 2 लिखा जाएगा। फिर 2 से और कौन विभाजित हो जाएगा? 6, उसको भी लिखा जाएगा। और तो 2 से कटेगा नहीं, हटाओ। अब 3 से कौन विभाजित होगा? 3 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कौन विभाजित होगा? 6 विभाजित होगा, और तो कोई विभाजित होगा नहीं। 5 से कौन विभाजित होगा? तो 5 से 5 होगा। ठीक है, और तो कोई कटेगा नहीं। फिर 6 से 6 विभाजित होगा और कोई कटेगा नहीं। तो यही अवयव हमारे लिए जाएंगे R में। ठीक है, अच्छा ये इसको हम इसी में देख रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि R जो है A क्रॉस A है। कहने का मतलब A गुणे A करके ही हमें कार्तीय गुणन बनाना है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो स्वयं से ही तो संबंध बनेगा। तो इस तरह से हम रोस्टर रूम में लिख दिए। इसको हम और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 2R2, है ना, बताया ना था शुरुआत में, वही चीज है। इस तरह से 2R6, 3R3, 3R6, 5R5, 6R6, इस तरह भी इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, बात में आ गई ना? चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। ये ए वाला जो समुच्चय दिया है 1 से 20 तक अवयव लिखे गए हैं। अगर इसका हम कार्तीय गुणन बनाने के लिए बैठेंगे ना तो 20 गुणे 20 400 अवयव बनेंगे। ठीक है, अब 400 अवयव बनाने तो बैठेंगे नहीं। यहाँ पे लिखा है R का अर्थ है का 4 गुना। तो हमने बताया था ना R जो है हमेशा किसकी बात करता है? जो पहले होता है, यानी x, y में x पहले होता है ना,
तो x के लिए ही बोल रहा है कि जो x है वो 4 गुना है, किसका होगा, जो पड़ोसी है y का 4 गुना होगा। ठीक है, इस तरह इसको रोस्टर रूम में लिख देंगे। तो r में हमारा जो संबंध बनेगा क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, का 4 गुना, यानी x हमारा y का 4 गुना है। अगर y हमारा 1 लिखा जाएगा, y हमारा 1 लिखा जाएगा तो उसमें 4 का गुणा करने पर x वाला लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? अगर y हमारा 1 लिखा जाएगा तो उसका 4 गुना x लिखा जाएगा। ये कुल मिला के ऐसे है कि x जो है का 4 गुना है, यानी y का 4 गुना है, ये संबंध बनेगा। ठीक है, अब हम y का मान अगर 2 ले लें, y का मान अगर 2 ले लें तो x का मान कितना रखेंगे, 8, यानी 20 तक अवयव है तो 8 भी तो हमारा लिया जाएगा। फिर y का मान अगर 3 रखेंगे, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, 12, 3 चौको 12। अगर x का मान हम 4 लिखेंगे, y का मान 4 लिखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, 16। अगर हम y का मान 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 20। अब हम अगर 6 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, क्या आएगा, 24। ये लेकिन नहीं लिया जाएगा, पता है क्यों? 24 हमारा एक राशि में नहीं आएगा, क्योंकि अवयव हमारे 20 तक है ना, तो 24 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो यही हमारा केवल संबंध बनेगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4r1 है ना, 8r2, 12r3, 16r4, 20r5, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये पता है, जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए, जो r हमारा संबंध बन रहा है ये उप समुच्चय होता है कार्तीय गुणन का। अब यहाँ पे r हमारा किसका उप समुच्चय है, r हमारा उप समुच्चय किसका होगा, उप समुच्चय है a क्रॉस a का। इस तरह जितने भी हमने सवाल बताए सब में उप समुच्चय ही r बनता है, ये संबंध की परिभाषा में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको आसानी से पहुंचे। ठीक है, और इस चैनल पे जुड़ के आप इंटरमीडिएट की बैच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।